स्वागत है आपका जी। पहले थैंक यू। बहुत शुक्रिया। पहले तो गोविंद जी, आपने दावे तो किए थे, हम लोगों ने पहले भी बात की थी चुनाव के पहले, तब भी आप कह रहे थे कि काफी आप सीटें जीत सकते हैं, 11 सीटें इंडिया गठबंधन को। तो ऐसा क्या हुआ कि 3 दिसंबर के नतीजे बुरी खबर की तरह आए और आज 4 जून के नतीजे कांग्रेस के लिए शुभ संकेत की तरह कि लगभग 40% सीटें आपने जीत ली? गोविंद डोटासरा। देखिए सर, ये देश का चुनाव था और 10 साल से मोदी जी की सरकार केंद्र में थी और 10 साल से जिन मुद्दों के ऊपर, जिन मुद्दों पे ये वादे करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में बने थे, उन पे किसी तरीके का काम नहीं हुआ। 5 साल जब उनको हो गए थे तो 2019 में उन्होंने सेना के शौर्य के पीछे छुप करके उन्होंने दोबारा वोट ले लिए और 5 साल फिर सत्ता में आ गए और सत्ता में आने के बाद में केंद्रीय एजेंसियों का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया, किसानों को परेशान, गरीब को परेशान, किसी की कोई परवाह नहीं की, केवल चंद उद्योगपति मित्रों की उन्होंने परवाह की। और जब राजस्थान के चुनाव आए तो राजस्थान की हमारी कांग्रेस की सरकार ने अच्छी योजनाएं दी, 25 लाख का बीमा दिया, जो किसान का कर्ज माफ किया, सब अच्छा किया, पेंशन दी, फूड पैकेट दिए, महंगाई राहत कैंप लगाए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रचार मंत्री बन करके यहाँ पर झूठ परोसा गया, धार्मिक उन्माद फैलाया गया, जातिगत और धार्मिक जो दुर्भावनाओं के साथ में यहाँ स्पीचेस दी गई और राजस्थान की सरकार को इस तरीके से बदनाम किया, ये तो करप्ट है और सब लूट की सरकार है और पता नहीं क्या क्या हम पे इल्जाम लगाए गए। और देश के प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो मैं समझता हूं कि जनता भ्रमित हो जाती है और जनता भ्रमित हुई और पर्ची से मुख्यमंत्री बनाया। जनता ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से हमें मुख्यमंत्री मिलेगा। उन्होंने सोचा भाई हमने जिनके नेतृत्व में, जिस प्रकार के लोगों के नेतृत्व में काम पीछे भी किया, आगे भी किया, तो वैसा कोई बनेगा और एक विजन के साथ में प्रदेश को आगे ले जाएगा। लेकिन 6 महीने में वो सब परेशान रहे, कोई काम नहीं हुआ, ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई, सारी अच्छी योजनाएं बंद कर दी गई और जो देश के बुनियादी मुद्दे थे, जो देश के लोगों के, जो बेरोजगारी का है, महंगाई का है, किसान की आमदनी का है, शिक्षा का है, रोजगार, सब मुद्दों से ध्यान हटा करके फिर देश के प्रधानमंत्री आए और इन्होंने जो किसानों को 15 महीने तक खून के आंसू रुलाए, न उस पर कोई आकर के माफी मांगा, न उन्होंने रोजगारी के लिए कोई बात की, न कोई नौकरियों की बात की, न महंगाई कम करने की बात की। केवल और केवल मोदी मोदी मोदी। अपने घोषणा पत्र में आपने देखा होगा कहीं बीजेपी का उल्लेख नहीं, मोदी की ये गारंटी है, मोदी की ये गारंटी है। तो 10 साल तक देख लिया था मोदी को प्रदेश और देश की जनता ने कि मोदी जी केवल झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। और आरएसएस में उनकी जो पाठशाला है उसमें यही सिखाया जाता है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो और इतनी देर तक झूठ बोलो कि सच के नजर, लोगों को सच के नजदीक नजर आने लगे। तो उसी एजेंडे पे उन्होंने काम किया, देश के लोगों के लिए काम नहीं किया। हमने जब से हम राजस्थान की सरकार हमारी चली गई उसके बाद में 17-18 लोकसभा क्षेत्रों में मैं, रंधावा साहब, टीकाराम जूली जी, हम सब गए, लोगों को सच्चाई बताई कि भाई अब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। अब 10 साल में मोदी जी 70 साल का कांग्रेस से हिसाब मांग रहे हैं, 10 साल में इन्होंने क्या किया आप उसका हिसाब पूछिए। और देश के प्रधानमंत्री यहाँ विधानसभा चुनाव में ये कह के गए थे कि दिसंबर में हमारी राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनते ही हम हरियाणा और राजस्थान के पेट्रोल का भाव बराबर कर देंगे। ये कांग्रेस की सरकार 12 रुपए प्रति लीटर लूट रही है, उन्होंने केवल 2 रुपए कम किए और 10 रुपए आज भी है। ईआरसीबी का कुछ नहीं हुआ। नर्मदा के जल की बात करने वाले झूठे जो है वो एमओयू की बात करते हुए लोगों को भ्रमित करने की चेष्टा करते रहे और फिर 6 महीने तक वही भाजपा की ये पर्ची सरकार राग अल्पाती रही। हम पेपर लीक वालों पे कार्रवाई कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम अपराध नहीं होने देंगे और दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते गए, ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई, जनप्रतिनिधि की सुनवाई हुई नहीं, जनता की अच्छी योजनाएं 25 लाख की बीमा की अन्य योजनाएं बंद हो गई, लोग त्राईमाम करने लगे, न पानी, न बिजली, न चिकित्सा, न शिक्षा। इंग्लिश मीडियम स्कूलें हमने खोली थी, 7.25 लाख बच्चे जो है वो 3737 स्कूलों में फ्री में इंग्लिश मीडियम की स्कूल पढ़ाई कर रहे थे, उनको बंद करने की साजिश रची गई। तो ये सारे मुद्दे थे जो हमने लोगों के सामने रखे। लोगों ने इस बात को माना कि हाँ
हमसे भूल हुई है, अच्छी सरकार थी कांग्रेस की, उसको हमने गंवाया और 10 साल में मोदी जी ने कुछ नहीं किया, इसलिए लोगों ने हमारा साथ दिया, हर वर्ग ने साथ दिया, सब कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और हमारी जो न्याय पत्र जो राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं और राहुल जी, खड़गे जी और हमारे प्रियंका जी का जो कैंपेन था और संविधान बचाने की बात, आरक्षण को बचाने की बात और धर्म के आधार पे जो नफरत फैला रहे थे, उसकी बात को लोगों के बीच में आपने रखा। उन्होंने अच्छे तरीके से समझा और हमारा साथ दिया और हमने पहले भी कहा था कि किसी भी रूप में 8 सीट कांग्रेस की इससे कम नहीं आ सकती और टोटल 11-12 सीटें हमारी आएंगी। 11 सीटें आई हैं और तो आपको सीट में इसका मतलब आपको उम्मीद से ज्यादा मिली, उम्मीद से दोगुना। नहीं, हमने कहा था 12-13, हमने कहा था कि एक सीट भी बीजेपी से ज्यादा आए, लेकिन आएगी, उससे हम एक तरीके से 2 सीट कम रह गए। एक हमारी 1600 से, पता नहीं अभी भी काउंटिंग चल रही है, क्या होता है जयपुर ग्रामीण में, हम संतुष्ट नहीं है उनकी काउंटिंग से। तो 12 सीटें जैसा हम मान रहे थे वैसा हुआ और एक सीट हमारी जो कोटा है वो बहुत माइनर वोटों से 30,000 से ओम बिरला जी जीत गए हैं। बाकी बीकानेर भी हम 50,000 से आ रहे हैं, बहुत कम मार्जिन से हम लोग 3-4 सीटें और आ गए, वरना हम 15-16 तक भी जा सकते हैं। एक सवाल है गोविंद डोटासरा साहब, ठीक है आपने पूरी बात सारे मुद्दे गिनाए, लेकिन 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, उस विधानसभा चुनाव के 4 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा में कांग्रेस ने जीत लिया और लोकसभा 4 महीने बाद सारी की सारी सीटें बीजेपी जीत गई, एनडीए 25 की 25। इस बार ठीक उलट स्थिति हुई कि 4-5 महीने पहले कांग्रेस हार गई और 4 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव होते तो आप 11 सीटें जीत जाते हैं। उस बार और इस बार में क्या स्थिति बदल गई? देखिए 2019 में इनको हारना ही तय था इनका और हमारी अच्छी खासी सीटें आ जाती, लेकिन 2019 के चुनाव से जस्ट पहले इन्होंने पुलवामा और जो जिस तरीके बालाकोट और सेना के शौर्य के पीछे छुपना, राष्ट्र के नाम से वोट लेना, अपने जो देश के लोगों से वादे किए थे उन पे बात नहीं करना, देश की बुनियादी जरूरतों पे बात नहीं करना, देश के लोगों की समस्याओं से के ऊपर बात नहीं करना, केवल और केवल राष्ट्र के नाम से और युवाओं को लोगों को बरगलाने का काम किया कि देखिए हम पाकिस्तान को मटिया मेट कर देंगे, इनको लाल आंख दिखा देंगे, ये कर देंगे। और जो हमारे 40 शहीद हो गए थे उनके ऊपर इन्होंने राजनीति की और उसमें राजनीति करके लोगों को भ्रमित करने का काम किया और युवा राष्ट्र हित के अंदर इनके बहकाव में आ गए और हम वहां कामयाब नहीं हो पाए और 25 की 25 सीटें हमारी सरकार होने के बावजूद भी हमारी से हाथ से चली। जैसे इस बार क्या हुआ, पहले दौर के बाद बांसवाड़ा जो राजस्थान की ही एक सीट है जो अब जीत भी गए राजकुमार रोत, वहां से बांसवाड़ा ही वो इलाका है जहां, अगर मुझे ठीक से याद है, प्रधानमंत्री मोदी का भाषण पहली बार जिसमें मुसलमानों का जिक्र किया कि ये सारी संपत्ति आपकी छीनकर घुसपैठियों को दे देंगे, ज्यादा बच्चे वालों को दे देंगे। तो कुछ तो सोचकर प्रधानमंत्री ने वहां दाल गलाने की कोशिश की होगी, जो राजस्थान विधानसभा चुनाव के समय भी कन्हैया लाल का जिक्र करने लगे थे उदयपुर के इलाके में, लेकिन वो दाल गली नहीं। अगर दाल वो नहीं गली तो उसकी क्या वजह मानते हैं कि वो नैरेटिव जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिसकी शुरुआत बांसवाड़ा से की, बांसवाड़ा में भी हारे और उसके बाद ओवरऑल 11 सीटें बीजेपी हारी। देखिए ये नफरत फैला करके ही 10 साल से शासन कर रहे हैं, इनकी फितरत में है। आरएसएस और बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम करके और जो है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है और ये करती आई है। 10 साल इनका चल गया, लेकिन अब की बार हमने सब जगह घूम घूम के और 17 लोकसभा क्षेत्रों में मैं, टीकाराम जूली जी, रंधावा जी, हम सब लोग गए, इनकी सच्चाई बताई कि इन्होंने किस प्रकार से राजस्थान की विधानसभा के चुनाव में ये इन्होंने गलत जो है वो बातें फैलाई, भ्रष्टाचार की बातें कही, हिंदू मुस्लिम की बातें कही और हमने पूरी तरीके से लोगों को सावचेत किया कि देखिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, न महंगाई की बात करेंगे, न रोजगार की बात करेंगे, ये केवल हिंदू मुस्लिम करेंगे और इसलिए करेंगे कि इनके पास में करने धरने को कुछ नहीं है, केवल नफरत की जो है वो दुकान खोलने के अलावा इस देश में कुछ भी नहीं है और धर्म के आधार पे ऊपर ये बांट करके काम करेंगे। तो पूरी तरीके से हमने लोगों को समझाया कि हमने कन्हैया लाल को भी 50 लाख रुपए और नौकरी 2 व्यक्तियों को दी थी और यहाँ एक माइनॉरिटी के व्यक्ति की हत्या हो गई थी, उसको भी 50 लाख दिए, उसको तो नौकरी भी नहीं दी थी। लेकिन चूंकि चुनाव में, विधानसभा चुनाव में सब अपने अपने चुनाव में लगे हुए थे,
देश के प्रधानमंत्री जोर जोर से बोल रहे थे और लोगों ने एक तरीके से उस बात को लिया कि यार देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। हम पूरी तरीके से उस वक्त उसको स्पष्ट भी नहीं कर पाए। उससे पहले इन्होंने पेपर लीक का मुद्दा बनाया। 6 महीने हो गए, कहां गया इनका पेपर लीक का मुद्दा? कहां गए जेल की हवाएं? तिहाड़ जेल में जाएंगे, रोजाना 6 महीने से राह गलपा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है वो तांडव नृत्य कर रही है, मन मर्जी है जैसे फैसले कर रही है। मुख्यमंत्री की मंत्री नहीं मानता, मंत्री की विधायक नहीं मानता, विधायक की सेक्रेटरी नहीं मानते, उनके पीएस उनकी मर्जी से लगे नहीं। जनता किसके पास जाए, किसके पास अपनी समस्याओं का रोजना रोए, ये सारी चीजें हमने लोगों को बताई कि भाई ये हो क्या रहा है, प्रदेश के साथ में धोखा हो गया, अब संभलिए वरना देश के साथ फिर धोखा हो जाएगा। और इन लोगों को फिर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके देश में तानाशाही और मैं समझता हूं कि आपातकाल लगा करके ये संविधान में इस तरह का संशोधन कर देंगे कि आगे से लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि लोगों के समझ में आया कि हम तो ठगे गए। अच्छी योजनाओं के बावजूद हम सरकार दोबारा नहीं बना पाए, कांग्रेस की फिर से नहीं बना पाए। अब हम ठगे नहीं जाएंगे। और मोदी जी को देख लिया, इनका कोई विजन नहीं है, इनको केवल धमकाना आता है। अब आप बताइए, एक आपकी भैंस ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, सब कुछ मुसलमानों को दे देंगे, प्लॉट भी आपका बिजली काट देंगे, टोटी ले जाएंगे, खाते से पैसे निकाल ले जाएंगे। मैं समझता हूं कि मतलब स्तरहीन जो स्पीच देश के प्रधानमंत्री जी की, ये इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होगी कि सबसे अगर खराब किसी का स्पीच आज तक किसी देश के प्रधानमंत्री या केंद्र के किसी मंत्री का या बड़े मुख्यमंत्री का कोई रहा हो तो उसमें गिनीज बुक में नाम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का लिखा जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। और हमने पूरी तरीके से लोगों को समझाया कि ये न तो किसानों की परवाह करते हैं, 15 महीने तक खून के आंसू रुलाए और किसानों को इन्होंने ऋण माफी के लिए मना कर दिया। यहाँ के मंत्री किरोड़ी लाल जी जो कृषि मंत्री है, उन्होंने कहा कि किसान की आदत खराब हो गई है, उनको लोन देना ही नहीं चाहिए, ये लोन नहीं चुकाने के आदी हो गए। और पता नहीं क्या क्या किन किन ने क्या क्या बोला, इन मंत्रियों की तो हालत खराब है यहाँ पर। और आप देख रहे हैं किरोड़ी जी कह रहे हैं मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं, तो किरोड़ी जी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी नैतिक जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? वो भरपूर उनका होम क्षेत्र है, गृह क्षेत्र में वो हार गए हैं। आज 11 सीटें वो गंवा चुके हैं। 6 महीने में एक ढीले का काम उन्होंने किया नहीं है। ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से हावी है, अपराध बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, सरेआम गोली मारी जा रही है, लूट खोज हो रही है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। तो ये कर क्या रहे हैं? सुबह से भ्रमण के लिए निकलते हैं, 25 में से 25 लाएंगे, 25 में से 25 लाएंगे। तो बाबा जी का बाड़ा है क्या 25 में से 25 लाएंगे? आपके हाथ में है क्या? ये जनता जनार्दन है, ये माई बाप है, ये फैसला करती है कि किसको कब क्या करना है। तो उन्होंने देखा कि हमसे गलती हुई है, इसको हम ठीक करेंगे और इनको मजा चखाएंगे कि किस प्रकार से ये झूठ बोल बोल के देश में नफरत फैला रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूं कि हुई और जनता जागरूक हुई। और जो राहुल जी ने जो यात्राएं की, खड़गे साहब ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने यहाँ आकर के राजस्थान प्रदेश में जिस प्रकार लोगों को संबोधित किया और जो हमारा न्याय पत्र 2024 जिसमें गारंटियां दी गई, उस पे पूरा भरोसा हमारी जनता ने किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने एकजुटता के साथ में घर घर जाके, गांव गांव जाकर के, गली मोहल्ले में जाकर के हमने हमारे इस न्याय पत्र को, हमारी कांग्रेस की गारंटियों को वहां ले जाकर के रखा और उनको समझाया। और मैं समझता हूं कि लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और लोगों ने मत के रूप में आशीर्वाद देकर के 11 सीटें इंडिया गठबंधन को दी। जी, अच्छा, सब जगह आपके कार्यकर्ता गए, घर घर गए, राहुल जी के न्याय पत्र गारंटियां पहुंचाई, लोगों ने आशीर्वाद दिया। ये जालौर सिरोही में आपके कार्यकर्ता नहीं गए या क्या दिक्कत रह गई? क्या अशोक गहलोत के बेटे जो जोधपुर से इस बार उधर आ गए, वहां भी हार गए? क्या कमी छोड़ दी गोविंद डोटासरा ने, आप लोगों ने? जालौर सिरोही में वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के बेटे हार गए। नहीं, जालोर सीट हमारे लिए वैसे भी देखिए टफ थी। पहले शायद हमारा जो अंतर है वो 5 लाख के लगभग रहा था, जैसा मेरे ध्यान में बहुत ज्यादा अंतर रहा था। उस अंतर को हमने पाटने का काम किया, लेकिन चूंकि अचानक महीने भर पहले, 20 दिन पहले, 25 दिन पहले चुनाव जब आए, तब हमने उसका फैसला किया कि भाई वैभव गहलोत जी को हमें यहाँ से, क्योंकि वहां के लोकल एमएलए कैंडिडेट्स ने कहा कि साहब हमारे पास में कोई उपयुक्त मेहनत करने वाला उम्मीदवार नहीं है, आपकी लोकप्रियता है, वैभव गहलोत आते जाते रहे हैं, तो वैभव गहलोत को अगर आप यहाँ भेजेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन हम नहीं जीत पाए, हम जनता को कन्विंस पूरी तरीके से नहीं कर पाए, या हमारे से
लेट होगी। हम अगर 6 महीने 8 महीने पहले अगर जाकर के पूरी बात समझाते लोगों को, तो मैं समझता हूं कि और परिणाम और अलग हो जाता। तो भाई ये तो उसमें वैभव गहलोत मुख्यमंत्री के बेटे पहली बार जोधपुर से हार गए, फिर यहाँ हार गए, तो उनके पॉलिटिकल करियर पे तो बहुत बड़ा दबा लग गया ना कि उन्होंने सीट भी बदली, मुख्यमंत्री पिता रहे, उसके बाद भी हार गए। तो अब ऐसा तो नहीं कि उतना जोर नहीं लगाया गया। हार जीत तो चलती रहती है सर। 2014 में, 2019 में दोनों हम कांग्रेस पार्टी पूरी ऑल इंडिया में बहुत बुरी तरह हार गई, बहुत कम सीटें, 50-55 सीटें, और अब हम 100 से ऊपर लेकर के आ रहे हैं। तो ये तो चलता रहता है। लेकिन मैं तो धन्यवाद दूंगा वैभव गहलोत जी को कि उन्होंने आज ही वीडियो जारी करके ये कहा है कि कोई बात नहीं, जनता का फैसला मुझे स्वीकार्य है, लेकिन मैंने जनता से जो वादे किए हैं, मैं यहाँ रह करके जालोर सिरोही के लोगों की सेवा करूंगा। तो मैं समझता हूं कि समय परिवर्तित होगा और लोगों के समझ में आएगा कि भाई एक अच्छा व्यक्ति, जिसके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत कुछ उन्होंने विकास के काम किए हैं, अच्छा की जन कल्याणकारी जो योजनाएं दी हैं, तो मैं समझता हूं कि वो लोग बाग वापिस जुड़ेंगे और आगे आने वाला जो समय होगा उसमें जो भी पार्टी आलाकमान जिसको भी टिकट देगी, लेकिन अच्छा हम परिणाम कांग्रेस के पक्ष में लेकर के आएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। कहीं तो ऐसा तो नहीं कि आपसी सामंजस्य में कभी थी, जैसे वैभव गहलोत के इलाके को लेकर सचिन पायलट का बयान आया कि उन्हें वहां बुलाया नहीं गया, अशोक गहलोत ने कहा कि हर जगह सबका जाना जरूरी नहीं है, वो आना चाहते तो आ जाते प्रियंका जी के साथ। तो ये सारी कुछ पेचीदगियां हो गई जिसकी वजह से वैभव गहलोत एक बार फिर संसद पहुंचने से रह गए। ऐसे माहौल में जब 10 सीटें 11 सीटें राजस्थान में जीत रहे। ये मैं इसको कोई कारण नहीं मानी, उन दोनों के बयान आने की वजह से ये कारण हो गया हो। ठीक है, वो दोनों बयान दोनों नहीं आते तो और ज्यादा अच्छा होता, बट उससे इस चुनाव पे कोई फर्क नहीं हुआ कि साहब उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया। वो अब किन परिस्थितियों में कैसे किसने क्या कहा मैं उस पर नहीं जानना चाहता। वो दोनों ही मेरे से पहले पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और एक चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो मैं उनके बयानों के ऊपर मैं कोई टिप्पणी करूं ये मेरे लिए भी ठीक नहीं है, पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है। बट मेरा ऐसा मानना है कि हम वहां के लोगों का दिल नहीं जीत पाए और कुछ देरी से हम लोग वहां निर्णय कर पाए कि वैभव गहलोत चुनाव वहां से लड़ेंगे। तो मैं समझता हूं कि हम पूरी तरीके से जनता को कन्विंस नहीं कर पाए, लेकिन आगे से मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम सब मिलकर के पूरे राजस्थान में सब जगह इस भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करेंगे कि आप जनता के वोट से चुन करके आए हो, जनता के मुद्दों पे बात कीजिए। केवल कांग्रेस को गाली देना, अब आप देखिए यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, ये कह रहे हैं गोविंद राव और अशोक गहलोत ने पेड़ काट दिए इसलिए जो हीट वेव आ गई। अब आप बताओ, शिक्षा मंत्री है, शिक्षा की बात नहीं करेंगे और इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी कहेंगे। कभी कहते हैं ये दोनों जेल में जाएंगे, तिहाड़ जेल में जाएंगे, तो भाई कहाँ है वो तिहाड़ जेल, दिखा तो सही, उसका गेट तो दिखा के ला। 14 मुकदमे जिस ऊपर हो वो तो आप ही के लिए, वो तो आपके लिए जो वहां शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जेल भेजेंगे, शिक्षा मंत्री के तौर पर आपके समय, वो तो उस पर पहले बात करते रहो, लेकिन आखिरी सवाल। हाँ, ये तिहाड़ जेल उनका ननिहाल है क्या जो मेरे को ले जाके वहां दही बाटे का कलवा कराएंगे? तिहाड़ जेल 14 मुकदमों वाला जाएगा, या जिसके 107-16 का आज तक जिंदगी में इस्तेगासा नहीं हुआ, पाबंदी का भी इस्तेगासा नहीं हुआ, वो जाएगा? या 14 मुकदमे जिसके आज हैं और हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पे रोक ले रखी है, स्टे ले रखा, 354 के तक के केस हैं, राजद्रोह का केस है, वो तिहाड़ जेल जाएगा, गोविंद डोटासरा जाएगा? ये तो अनर्गल बयानबाजी करना है। उनको ट्रेनिंग दी जाती है आरएसएस की पाठशाला में कि ऐसे अनर्गल बोलते रहो, जनता भ्रमित होती रहेगी और आपकी नेतागिरी चलती रहेगी। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का। अजीत अंजुमन साहब, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार का 14 मुकदमे जिसके ऊपर आज की तारीख में हो, वो आदमी यहाँ का शिक्षा मंत्री है और पंचायती राज मंत्री भी है, जिसको ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पंचायती राज को मजबूत करने का जिम्मा दिया गया। तो ये तो हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? वो तो बीजेपी और आरएसएस को तय करना है कि किससे किस तरीके की शिक्षा बच्चों को दिलाई जाए। हमारा जब समय था, मैं शिक्षा मंत्री था, तो इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोली गई, 3737 स्कूलें खोली, 7.25 लाख बच्चे फ्री में इंग्लिश मीडियम की जो शिक्षा ले रहे हैं, लॉटरी से एडमिशन हो रहे हैं, एक एक सीट के ऊपर 50-50 के आवेदन है। और आज का शिक्षा मंत्री शिक्षा को छोड़ करके वो सारे विषय पे बात करता है जो गैर जरूरी है और शिक्षा से जिनका कोई संबंध नहीं।
नाम के साथ। अब जरा एक बार नाम जो मेरे सामने दिख रहा है, जिसमें मुरारी लाल मीणा ने मुझे लगता है सबसे ज्यादा मार्जिन से दौसा सीट जीती है, बाकी तो सीटें हैं। कोई और सीट आपको लग रहा है कुछ बहुत कम से ट्रिकी है, अभी भी कहीं कुछ फंसी हुई है? जैसे मैं देख रहा हूँ हाँ, बाड़मेर जयपुर है। ग्रामीण। नहीं, बाड़मेर हाँ 1.25 लाख से है। हाँ, वो जीत केवल गए, और जीती हुई केवल सीट जो गंगानगर, चुरू, झुंझुनू, अभी जयपुर भरतपुर, ये ग्रामीण सब। जो सीट है, जयपुर ग्रामीण पे हम काउंटिंग से संतुष्ट नहीं है। वहां पर जो हमारे पास फीडबैक आ रहा है कि जो पोस्टल बैलेट पेपर और जो डिफेंस पर्सन के जो आए हुए थे बैलेट पेपर, उनमें जानबूझ के प्रशासन के द्वारा गड़बड़ी की गई है और वहां पर हम संतुष्ट नहीं है। हमारा कैंडिडेट ने आपत्ति दर्ज कराई है, उसको अनसुना कर दिया गया है और वहां पर वो धरने पे भी बैठा है, शायद अभी भी बैठा होगा कि वो प्रशासन के जो राजनीतिक दबाव में मुख्यमंत्री जी के और उसके दबाव के अंदर उसको जो है वो शायद कांग्रेस को हराना चाहते हैं या हारी हुई सीट घोषित करना चाहते हैं। बाकी 11 हमारी क्लियर हो गई, जिसमें कोई दिक्कत नहीं। काफी अच्छी संख्या से, एक जैसे बीकानेर है हमारी, केवल 50,000 से हम लोग हारे हैं। एक दो सीट और है जो बहुत कम मार्जिन से, कोटा, ओम बिरला केवल 30,000 से जीते हैं, जो 5-5, 6-6 लाख से जीत रहे थे। उनको हमने ऐसा घेर के रखा, ऐसा घेर के रखा कि छट्टे का दूध याद आ गया इनको कि ये चुनाव कैसे लड़ा जाते हैं। मोदी मोदी कर रहे थे ना, हम मोदी का नाम नहीं लेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ। अब ये फिर आखिरी सवाल, सब जगह आप घेर के रखे, कार्यकर्ता भेजे, राहुल का नहीं नाम, गांव गांव गए, घर घर गए, ये वैभव गहलोत में सब जोर क्यों नहीं लगा? आखिरी सवाल। नहीं नहीं, जोर लगा के तो 2-2.5 लाख में हुए, दुगुना जो वोटों से आ रहे थे हम। तो ठीक है, सब सीटें नहीं जीत पाए तो उसमें जो हारे हैं उसमें वो सीट भी हमारी होगी, लेकिन मेहनत अच्छी की वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और मेहनत का ही परिणाम है कि हम 2-2.25 लाख, वरना तो 5 लाख 6 लाख पता नहीं। हम भीलवाड़ा में काफी वोटों से आ रहे हैं, दूसरे भी कई सीटें हैं जहां पर हम 4 के लगभग भी आए, 1-2 सीट पे हम हार गए हैं। तो मार्जिन हमने कम किया, लेकिन निर्णय थोड़ा मैं, ये मेरा व्यक्तिगत मानना, किसको लड़ाना, इस बात में हमारे से थोड़ी सी चूक हुई कि हम थोड़ा डिले हमने फैसला किया। इसकी वजह से हमें लोगों को हम वहां पर परिणाम सकारात्मक नहीं ला पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद डोटासरा साहब इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए। आपको बता दें दर्शकों को कि इंडिया गठबंधन ने, या कहें सीधे कांग्रेस ने, एक सीट बांसवाड़ा राजकुमार रोत ने, आदिवासी पार्टी ने जीती, लेकिन इंडिया गठबंधन ने 11 सीटें, जिसमें एक आदिवासी पार्टी राजकुमार रोत, 10 सीटें कांग्रेस। अपने आप में बड़ी कामयाबी राजस्थान में है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा से हमने बात की, उन्होंने सारे मुद्दे बताए जिसकी वजह से वहां राजस्थान में जीत हासिल हुई। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद डोटासरा साहब इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए, और तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया जो लगातार हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो लगभग 18 से 19 मिलियन लोगों ने आज हमें देखा, मतलब 1 करोड़ 90 लाख लोगों ने आज सुबह से देखा। उन तमाम बधाई दर्शकों आपको, का बहुत बहुत शुक्रिया। बधाई 1 सर, करोड़ 90 लाख, आपको बधाई। बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत यू शुक्रिया सर, गोविंद डोटासरा साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक बार थैंक फिर दर्शकों का शुक्रियाकरण करके आज का हम समापन करेंगे। हमारी टीम के वो सदस्य जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, उन लोगों की भी भूमिका बहुत अहम है, जो सुबह 6 बजे से लेकर लगातार 13 घंटे 14 घंटे से काम कर रहे हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, थैंक शुभ रात्रि, फिर मुलाकात होगी।